प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले साबिक सदर आरिफ अलवी ने हुक्मरानों को धमकी दे दी, अगर प्रेशर कुकर फट पड़ा तो इक्तदार पर कब्जा किए हुए लोग बच नहीं सकेंगे। वार्निंग। अली अमीन गंडापुर का सख्त बयानात के बाद यू टर्न, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास पहुंच गए। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का भी किसी की धमकियों में न आने का ऐलान, 1 साल बाद चुप का रोजा तोड़ दिया। इस वक्त बयान की क्या वजह बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की महाजराई, सियासतदान तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट तलब। सियासतदानों ने भी पार्लियामेंट फ्लोर पर जजेस के खिलाफ महाज खोल लिया। नताइज क्या होंगे? सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई लटक गई, नए केसेस की तैयारियां, हुकूमत चेयरमैन पीएसी के फैसले में ताहाल नाकाम, क्या इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? सियासी हालात पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने हमें वक्त दिया और गुफ्तगू के लिए टाइम निकाला। ये बताइए, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हैं, कुछ मैंने इंट्रो में बयान की हैं, कुछ नहीं भी की हैं जो आपसे यकीनन हम पूछना चाहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सदर आरिफ अलवी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंड ही इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एज वेल, तो ये बताएं कि ये अचानक से जो एक्टिवेट हुए हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, इनके स्टेटमेंट्स में जिस तरह की ये बात नज़र आ रही है, ये इनके नोट्स मैच हुए हुए हैं बानी पीटीआई के साथ या ये सिर्फ कह रहे हैं ये बातें? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मजीद यही वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मजीद दलदल में, जो थोड़ी बहुत बचत हो गई है, जो सर तक नजर आ रहा है, वो दलदल में और डाल देंगे। और जितने वो दलदल में इमरान खान साहब रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे सब लूटते रहेंगे। और आरिफ अलवी साहब की बात आपको मैं याद दिला दूं, जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो जो इनको अहकामात इनके लीडर ने इनको दिए थे, यानी कि इमरान खान साहब ने, तो वफादारी तो तब थी जब आपको इक़्तिदार और उस ऐवान में पहुंचाने वाला जो वसीला था वो इमरान खान साहब थे, उनकी पार्टी थी। तो आपने उनकी कौन सी बात सुन ली जो आप कर सकते थे मनसब में बैठ के? उस वक्त तो आप अपने मनसब के मजे लूट रहे थे और अंदर खाने आप पैरों में पड़े हुए थे। तो अब मनसब से बाहर निकलने का टेन्योर एंजॉय करने के बाद आप कह दें कि मैं आपका वफादार हूं, तो वो भी इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, उसको भी पता है। और दूसरा, जहां तक वो प्रेशर कुकर फटने की बात करें, उस प्रेशर कुकर के फटने का तो बहुत दूर का सवाल। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले अमाद अगर साहब दिलेरी से बाहर आए, फिर मैंने ट्वीट किया कि मुराद सईद वापस नहीं सामने आए, मंजर आम पे नजर आएंगे। उसके बाद वो भी मंजर आम से गायब हो गए। तो ये हाइड एंड सीक है, बर्फ पानी का खेल चल रहा है और ड्रामा है और कुछ भी नहीं। और मजीद मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और नथिंग एल्स। अंदर खाने सब पैर पड़े हुए, सबकी असलियत नजर आ रही है आपको। और प्रेशर कुकर अगर फटा तो सबसे पहले उस फटने की कैजुअल्टी आरिफ अलवी साहब और उनकी पार्टी को होगी। ये बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, और वो शायद अनकरीब और करीब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। वाडा साहब, जिस तरफ हालात चले गए हैं, जहां तक मामलात पहुंच गए हैं, इसके बाद अब और क्या तवक्को की जा सकती है? मतलब पार्टी उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही और तमाम तरफ जो है वो मामलात नो नेगोशिएशन मोड में जा चुके हैं, तो इससे ज्यादा मजीद अब क्या होगा? मैंने, आपको याद होगा आपके शो पे इस चैनल से पहले जहां आप लोग थे और रऊफ साहब थे, वहां आपको कहा था कि इस पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, और उसके छोटे छोटे 6-8 टुकड़े तो आपको नजर आ रहे हैं। अब इस 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 और 64 के 128 आपको नजर आएंगी। तो इसमें वक्त की बात है, जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से वो छोटे टुकड़े होना शुरू हो गए। सर जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। सर, आज हमने देखा है कि नया एक कार्ड खेला है खान साहब की पार्टी ने, और उनके अपने भी मेरा ख्याल ट्विटर अकाउंट से और दीगर चीज़ों से इस तरह की चीज़ें सामने ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी लीथल, कि उससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को एम्बेरस करने की आखिरी स्टेज पे जा रहे हैं कि अगर हमारे साथ रियायत नहीं है तो फिर हम भी नहीं करेंगे। उन्होंने 71 के जो पुराने वूंड्स थे, ज़ख्म थे, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस पे बहस होती है, बात होती है, तो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को उन्होंने आगे लेकर आए हैं। उनके हामी जो हैं, उनकी सोशल मीडिया टीमें जो हैं, वो उनको स्प्रेड कर रही हैं ताकि इस एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी को आगे इनको एम्बेरस किया जाए। तो खान साहब का ये स्टेप को आप कैसे देखते हैं? इट माइट बी वेरी लीथल, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी इस मामले में
हमेशा वो रहती है, डिफेंसिव रहते हैं, इस पर डिबेट रहते हैं। इट वाज अगर मिलिट्री डिबाकल था या पॉलिटिकल था, तो खान साहब के इसको कैसे देखेंगे सर, जो वार की वापसी पे उन्होंने? देखिए रऊफ साहब, ये लीथल तो मैं नहीं कहूंगा, डेंजरस जरूर कहूंगा, नंबर एक। नंबर दो सर, ये कि ये दुश्मन का काम 9 मई को भी हुआ है, और अब उसकी कंफर्मेशन इस तरह हो गई है कि जब 9 मई को जो काम था जिससे इनकारी थी पीटीआई, वो अब कॉम्बिनेट कर रही है इस बयानी के साथ जो अभी आपने SIFC के अंदर भी तस्वीर देखी अटैक करते हुए, और अब ये 71 की चीज निकाली। तो ये मुल्क से दुश्मनी वाला काम हो रहा है, इसमें कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं हो रही। इसमें बताया जा रहा है कि इक़्तिदार में आने के लिए, और मैं नहीं समझता, मेरी शायद खाम ख्याली हो या जो मैं इमरान खान साहब की अच्छी साइड समझता हूँ और जानता था, उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो शायद ये, क्योंकि वो जेल से बैठ के तो ट्विटर अकाउंट चला नहीं रहे, तो डिस्कशन जरूर हो सकती है कितनी अप्रूवल थी और कितनी अप्रूवल के बाद कितना काम पार्टी कर गई है, वो शायद उनको भी ना पता हो, क्योंकि उनको तो अंदर नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो अगर उनसे अप्रूवल 2 की नहीं थी और उस पर 8 का मसाला लगा दिया है, तो उनकी सियासत को दफन करने की एक और साजिश है। और ये पार्टी, याद रखें, जो शक्लें पार्टी की नजर आ रही हैं, ये प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो बड़े पीक पे निकाला गया था जब आसमान पे खान साहब भी थे और चांद पे पार्टी थी। ये जितने दिन खान साहब को अंदर बंद रखेंगे तब तक इन्हीं की मौज है, वरना जब अगर कभी वो बाहर आ गए तो इनमें से कोई भी शक्लें आपको नजर नहीं आएंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जैसे अब बाकी बातें मेरी ठीक हुई हैं, वो ये बात भी ठीक होगी। और ये मुल्क दुश्मनी, मुल्क तोड़ने की साजिश, मुल्क के साथ क्यामत का खेल रचाना अब 9 मई को कॉम्बिनेट कर रहा है। इन्होंने अपने ही अमाल से अपने प्रीवियस अमाल को फाइनल कर दिया है कि हाँ हमने वो भी किया था, अब हम ये भी कर रहे हैं। तो अब आपको जरूरत नहीं है ना ज्यादा डिटेल में जाने की। अच्छा, आपने कहा कि जब कभी ये इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, आप क्योंकि बड़े अरसे से दो एक साल से जो बातें कहते रहे, प्रेडिक्शंस करते रहे, हमारे शोज़ में की, बाकी चैनल्स में बातें की, तो ऑलमोस्ट मतलब है अगर उसकी रेशो देखी जाए तो मोर देन 90% वो रेशो आपकी प्रेडिक्शंस की बेहतर निकली, ठीक निकली है। तो खान साहब को अब कब बहराते आप देख रहे हैं सर? आपने कहा कि वो कभी बहर है, तो कभी ये कब तक आपको लगता है कि वो बहरा सकते हैं? मैंने तो फ्यूचरिस्टिक बात की, अभी तो मुझसे अगर रऊफ साहब पूछेंगे तो मतलब अल्लाह ताला को मौजूदा कर दो अलग चीज़ है, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिलीफ का काम जारी है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी नहीं। तो आपको लगता है जितनी यहाँ पे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की और अदलिया की लड़ाई शुरू हुई है और अदलिया ने जिस तरह के उन्होंने फैसले देने शुरू किए हैं, तो खान साहब उनको सपोर्टर तो बड़े ये क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हैं कि खान साहब के केसेस जो है ख़त्म भी होंगे, बेल भी होंगी और वो बाहर भी आएंगे, और अदालतों ने जिस तरह खड़ी होगी आपके सामने है सर। आप भी बोले, आपको भी नोटिस जारी हुआ है। देखिए रऊफ साहब, अदालतों में बहुत अच्छे ईमानदार नेक नियत जज हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान की सिफ्त और किस्मत बदल जाएगी। और मेरा मानना ये है कि उन्होंने अच्छे फैसले भी किए होंगे, लेकिन जो अभी आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके पीछे बेचैनी और प्रीहेम्प्ट वो कर चुके हैं। और जिन जज हजरात की आप बात कर रहे हैं या जिनका मैंने जिक्र किया सेनेट के इजलास में, उनके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, और उस कहानी की परेशानी में बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर तो ये असूली लड़ाई होती तो हम सर आंखों में बिठाते, और हम, जैसे मैंने कहा अपनी तकरीर में, ऑनरेबल उसको कहेंगे जो ऑनरेबल होगा, जो ऑनरेबल नहीं होगा उसको ऑनरेबल नहीं कहेंगे। तो जो लोग खड़े हुए हैं उनमें अगर ऑनरेबल आदमी बहुत सारे अगर खड़े होते हैं या खड़े होते या वो बातें करते तो उनकी ऑनरेबल तरीके से बात सुनी जाती। अच्छा सर, हमने माजी में देखा है वाडा साहब के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंटेम्प्ट के नोटिस जारी भी हुए, बुलाया भी गया, तो उसमें अक्सरियत जो है वो जाके वो माफ़ी मांग लेते हैं, अपॉलॉजी कर लेते हैं, खुद को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ दिया जाता है। आपकी क्या स्ट्रेटजी? आप जाके कोई उनसे अपॉलॉजी करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, ये ट्रायल का सामना करेंगे, या क्या करेंगे सर? रऊफ साहब, अभी तो मेरी नाकस सोच के अंदर, क्योंकि मैं तो कम अकल आदमी हूँ, लेकिन मैंने तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करीब से भी नहीं गुजरा। मुझे आप कहेंगे जर्मनी में कोई हवा चली थी और पत्ता गिर गया था और मुझे घसीट के पाकिस्तान में ले आए, तो मुझे तो घसीटा जा रहा है। जिन्होंने नाम लेकर गालियां दी हैं, जिन्होंने बदतरीन बातें की हैं, जो जबान चलाई है, मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लेके कहा है जजों को हम घसीटेंगे, रऊफ हसन साहब ने जो जबान इस्तेमाल की टाउट करके, और क्या कहते हैं कोर्ट को मलाइन किया है, हमने तो ऐसी कोई जबान इस्तेमाल नहीं की, और जबान इस्तेमाल भी नहीं की, उसके करीब से भी नहीं गुजरे, कहा उनको छोड़ दो तो इधर आ जाओ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बुलाने में शायद
किसी ने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि जिन जजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके शवाहिद दी हैं अल्लाह के हुक्म से मेरे पास, तो शायद उस वजह से मुझे रोक रहे हैं या सही बात करने के लिए रोक रहे हैं। भुट्टो साहब को सही बात करने में फांसी चढ़ा दिया, तो यहाँ तो जो आपसे ठीक काम करता है उसको सब नीचे घेर के गिराना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो कंटेम्प्ट का ही मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा। और दूसरा है कि मैं तो एक थड़ेदार से भी माफी मांग लूं अगर मैं गलत हूँ, मुझे इसमें अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं थड़े पे जाके कैमरे के सामने माफी मांगता हूँ, पैर पड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, और अब तो गलती का पैमाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, तो पैमाना मैं गलती पे तो खड़ा ही नहीं हूँ, और अब तो मुझे प्रॉक्सी कह दी है। तो जिस जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा है, अब तो वो जज बताएगा कि भाई मेरे पास सबूत दे, तो फिर आगे बात चलेगी। कंटेम्प्ट तो मेरी इज्जत के साथ हुआ है, इंडियन अखबारों ने मेरी हेडिंग लगाई है, अंग्रेजी अखबारों ने मेरी हेडलाइन लगाई है। तो अब जिसने दम दिखाया है, जुर्रत दिखाई है प्रॉक्सी कहने की, वो आगे भी जुर्रत दिखाए। अच्छा सर, अगर वो ये कह दें जी कि उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया आपका जज साहब ने, वो कहें जी प्रॉक्सी मैंने आपको तो नहीं कहा था, प्रॉक्सी कुड भी ए बी जी, रऊफ हो सकता है, रबिया हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, तो आपका नाम तो नहीं लिया उन्होंने कि आप प्रॉक्सी हैं। सर डिडंट से दैट। अगर तो वैसे रऊफ साहब ये बात है नहीं, लेकिन मैं आपकी बात करते हुए अगर इस बात को मान लूं, तो फिर उन्होंने कहा अपनी प्रॉक्सियों से हमके धमका रहे, तो वो 5 आदमी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें से कोई प्रॉक्सी है, तो जज तो इल्जाम लगा ही नहीं सकता। तो अगर मेरा नाम नहीं था तो फिर उनमें से 5 था, तो भाई आपने इल्जाम लगाया तो उसका भी जवाब दे दे। तो अब तो आगे कुआं पीछे खाई है, ठीक है। हम मैं और आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा सकते, जज कानूनी तौर पर नहीं लगा सकता। तो जो मेरी इज्जत का कंटेम्प्ट हुआ है, जो मेरे बाप दादा की इंटेग्रिटी का जनाजा हुआ है कंटेम्प्ट में, सवाल उसका होना चाहिए जो मैंने काम नहीं किया, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने मौला जड़ करके तड़ियां दी, जजेस के नाम लेके कहा हम उनको धमकाएंगे, उनके बदला लेंगे, उनका तो कुछ नहीं किया। मैं करीब से भी नहीं गुजरा तो मुझे घेर लिया है। तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पास उनको अंदाजा है कि शायद मेरे पास शवाहिद है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, आपके पास है शवाहिद जो बातें आपने की थी साहब? राउत साहब, जो मैंने तकरीर की वो शवाहिद के बगैर की ना, वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। अच्छा, मेरे पास कोई चीज है जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में कोई बात कर रहा हूँ। मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ उसके पीछे एविडेंस दिखा रहा हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं है, एविडेंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो मैंने बात नहीं की, उस पर मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब और उनका जज जो है, जो बेंच है, मैं उसको ऑनरेबल और ईमानदार समझता हूँ और उनकी अपॉइंटमेंट से पहले उनको समझता हूँ। तो मैं ईमानदारी पे जा रहा हूँ। अगर कोई ऑनरेबल नहीं होता तो मैं भी नहीं जाता। तो सर आप वहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंसेस हैं, तो ये बेंच के सामने रखेंगे जब हियरिंग होगी आपकी कंटेम्प्ट वाले केस में? ये तो मुझे वो देखिए ना, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता। अभी तो मुझे सवाल ये है मेरे दिमाग में कि भाई मैं तो एक जगह से गुजरा नहीं हूँ। आप इस्लामाबाद बैठे, मैं जर्मनी बैठा हूँ, आप कह रहे इस्लामाबाद में बल्ब फ्यूज हो गया, इधर आ जाओ। तो ठीक है, मुर्गी महंगी होगी तो इधर आ जाओ, अंडे दुकान पे नहीं मिले तो इधर आ जाओ। मैं तो कहूंगा ना, मेरा क्या कसूर है भाई, जिन्होंने किया उनकी तो पहले बात करें। मैं तो करीब से भी नहीं गुजरा हूँ, ठीक है। अगर मेरा ठीक बात करना अभी ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, देखिए मुझे तो नहीं पता कि मेरी वहां सुनवाई क्या पहले मेरे साथ कौन सा इंसाफ हुआ या पाकिस्तानियों का पहले कितना इंसाफ हो गया है। जो मेरे साथ हो जाए 40 साल बाद, तो भुट्टो साहब का ये पता चला है कि गलत फांसी थी, उस पर भी कोई सजा नहीं दी सिंबॉलिक। उस जज को नस्ता टावर गिरा दिया और जज को सिंबॉलिक कोई सजा नहीं है। तो गैरत इज्जत हमारी तो है ही नहीं सर। हम तो सड़क पे कहीं जंगल वंगल में हमें फेंक दिया गया था। हम मिट्टी खाते हैं, हम आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, मुंह से गूंगे हैं। अच्छा सर, आपने ऑफ कोर्स यू आर अप अगेंस्ट पावरफुल जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने कोई वकील किया है या 2-3 वकील किए हैं या एक वकील किया, या अभी तक आपने कहा वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके अपना केस खुद फाइट करूंगा? जैसे इमरान खान साहब आजकल खुद केस अपना प्लीड कर रहे हैं, खुद करेंगे या वकील करेंगे, या कोई वकील किया है आपने? कोई मशवरा किसी से किया आपने? सर राउत साहब, हेनरी फोर्ड जो था ना, वो अंगूठा छाप था मेरी का सर। वो हर चीज की नॉलेज बेस्ट लेता था और मैं भी हर चीज बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काबिल बनाया। नॉलेज से लेके हर चीज बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब वो तो 5 तारीख को पता चलेगा कि वो वकील आते हैं, उसके वो वकीलों की फौज आती है, मैं अकेला आता हूँ, नहीं आता, कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो सर 5 को होगा। मुझे आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ईमानदार जजेस ने बुलाया। आपने बड़ी मिस्ट्री डाल रहे हैं सर। वो जैसे आने लाइटर नोट, गुफ्तगू बड़ी सीरियस हो गई है, मामला भी सीरियस है, और जैसे एंट्री होती है ना सर
मतलब फिल्म का जो वो पहला आप क्योंकि खुद ये चीज़ें देखते रहे करते रहे हैं सर, तो आप जिस तरह मिस्ट्री दे रहे हैं कि आप अकेले आएंगे, 3-4 वकील होंगे, कितने होंगे, कैसे होगी, आप बड़ा इसको मिस्टीरियस अंदाज में पेश कर रहे हैं सर, और लोग तो अभी से वेट करना शुरू कर देंगे। नहीं सर, लोगों को ये देखना है कि एक आदमी, इनोसेंट आदमी के साथ पहले भी नाइंसाफी हुई है और सच बोलने पे। देखिए रोग साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, पूरी पाकिस्तान की कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है। लोग बोलना शुरू हो गए, लोग बात कर रहे हैं, लोग ठीक को ठीक, गलत गलत कह रहे हैं। मैंने वो बयानिया दिया है पाकिस्तान को, वो लाइन दी है जिससे पाकिस्तान की स्थिति बेहतर हो जाएगी, अदलिया का एक्चुअल वकार बड़ा होगा। आप जबरदस्ती किसी से ना इज्जत करवा सकते हैं, ना जबरदस्ती किसी से नफरत करवा सकते हैं। आपके अमाल, आपके काम, आपके एक्शन आपको आसमान पे ले आते हैं। ये दुनिया की बाय एंड लार्ज हर चीज पे एप्लीकेबल है। तो मेरे साथ तो पूरी कौम खड़ी है, मेरे साथ उन लोगों की दुआएं हैं जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो दुआ वर्सेस आहें, ये मैच है। अच्छा वाडा साहब, कहीं ये वजह तो नहीं है सर, आपने अपने उसमें भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई किया था सीट से, और आपको ऑफ कोर्स एक बंदे को एक लंबी आल डील से गुजरना पड़ता है, उससे आप गुजरे, पार्लियामेंट से बाहर हुए, इस्तीफा देना पड़ा, फिर बाहर हुए सारे। तो कोई इसमें कोई थोड़ा सा जाती गुस्सा भी शामिल है आपका कि अदलिया ने, उन्हीं जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई किया? रऊफ साहब, अगर मैं आपको ये बात कहूंगा तो ये झूठ होगा। जाहिर बात है, मेरी माँ डेड बेड पे थी, वो उनका इंतकाल हो गया। उस इंतकाल के अंदर मुझे पाबंद करके बेरहमी से डिस्क्वालीफाई किया। मेरी इज्जत का जनाजा उतारा, मेरे पैसे का जनाजा उतारा, मेरे टाइम का जनाजा उठाया, मेरी सियासत का उठारा, मैं दो से गया, मेरा टाइम जाया हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे पर ट्रोलिंग हुई, सब कुछ हुआ। हो तो इंसानी फितरत है सर, लेकिन मैंने भी 2 साल दिल भरा करके ना कभी किसी के बारे में कोई बात की, ना उस चीज को किया, लेकिन मैं काम और मेहनत और अपना होमवर्क और अपनी फाइलों का पेट भरता रहा। क्योंकि ये इंसान का तरीका होता है कि जब वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए उतरता है और हक की लड़ाई के लिए उतरता है, तो 2 कदम 10 कदम पीछे जाता है, फिर वो आगे आता है। तो वो 10 कदम मैंने 2 साल पीछे कर लिए, अब मैं 2 कदम आगे आया। मुझे आपकी बातें सुनकर सर मारियो पुज़ो का मशहूर ज़माना नावल द गॉड फादर की लाइन याद आ रही है। वो कहते हैं ना, उसमें कहते थे रिवेंज इज द डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। तो आपने वही काम किया सर, 2 साल इंतजार किया है कि आई विल गेट द चांस टू सेटल स्कोर्स। सर ये आइस कोल्ड है, इट्स नॉट कोल्ड, इट्स आइस कोल्ड। अच्छा ठीक है सर। अभी तो देखिए इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाडा साहब, ये जो इब्तिदाई इश्क आप जिसको कह रहे हैं, इसमें पूरी कौम जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, और जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज पे जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई अब एक इट शुड वाइंड अप नाउ, ये लड़ाई अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, इदारे इसमें शामिल होते जा रहे हैं, अवाम जो है वो अजीब पोलराइज किस्म के एक माशरे में रहने पर मजबूर हो गए हैं। सो डोंट यू थिंक इट शुड हैव अ लॉजिकल एंड? देखिए, जो आप बात कर रही हैं इसका 500% रास्ता ही लॉजिकल है, बट अगर आप इलॉजिकल वे अपनाएंगे, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इलॉजिकल हो जाएंगी और मैं लॉजिक अंदाज से आके मर जाऊंगा, तो मेरी टाइम आएगा मैं भी आपके आगे इलॉजिकल प्रोग्राम करने पे मजबूर हो जाऊंगा, और फिर उस इलॉजिकल का इलॉजिकल रिजल्ट आएगा। तो अक्लमंदी तो सबकी ये है कि सब अपने मैंडेट के पीछे चले जाए, अपनी अपनी जो 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 काम दिए हैं आईन और कानून ने, उसकी वो काम एटलीस्ट कर दें, और ऐसी बातें ना करें जिससे इंसान की दिल आजारी हो और उस पर इंसाफ हो, सस्ता इंसाफ हो और जल्दी इंसाफ हो। ये नहीं है कि मेरी ट्रोलिंग हो गई, मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ होगा। हमें सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे इक्वल वे में चलना होगा, और पाकिस्तानी अब ये कौम इस चीज के ऊपर फुल स्विंग में खड़ी होगी। अच्छा वाडा साहब, आपको लगता नहीं है कि अगेन मेरी रीडिंग है, आप ऑफ कोर्स इसे डिसएग्री कर सकते हैं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब आपको अगर नोटिस आया वहाँ से या सुओ मोटो लिया गया, तो उसके बाद जो आपने लाइन थी, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मॉडरेट, ज़्यादा बेहतर थी, और उसके बाद जब आपने वहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक लंबी धुआंधार किस्म की एक एग्रेसिव आपने तकरीर की, और फिर अभी भी आप ये चैनल्स पे स्टिल यू होल्ड योर ग्राउंड्स, तो आपको लगता नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, बेंच के लिए भी कर दी हैं, चीफ जस्टिस साहब के लिए भी कर देंगे? अगर वो कुछ ज़्यादा सख्त स्टांस आपके खिलाफ नहीं लेते तो ये जुडिशरी उनको लगेगा कि इट हैज़ बीन बिल्डोज्ड और ये दोबारा शायद खड़ी ना हो सके। आपको लगते हैं कि खतरात आपने पैदा किए अपने लिए सर इन बातों से मजीद आपने अग्रेसिव होकर?
रऊफ साहब मेरी बात सुने, मैंने जो बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा पे मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैंने कोई गलत बात की नहीं। अब मैं आपसे अभी मुखातिब हूं और मैं आपको कहूं कि रऊफ साहब आप मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं और काशिफ अब्बासी खड़ा हो जाए और कहे सुपर डेफर्मेशन केस करने के तुमने मुझे कहा है, तो मैं कहूंगा ना भाई मैं तो रऊफ साहब से बात कर रहा था। अच्छा इधर तो मैं रऊफ साहब से ही बात नहीं कर रहा, मैं अब्दुल कद्दूस से ही बात नहीं कर रहा, मैं अब्दुल जब्बार से ही बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं मुझसे बात। तो मैं कंटेम्प्ट में जुमरे में कहां से आ गया हूं? जो कंटेम्प्ट मैंने जो की है उसमें डिफिकल्टी नहीं, मैंने आसानी कर दी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कि मैंने हर बात को बैक्ड बाय एविडेंस, बैक्ड बाय सबूत, बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है, उस पर एक्शन लेना। नहीं, आपने अभी तक कोई सबूत तो नहीं दिखाया, मेरा ख्याल है कोई अभी तक सामने तो नहीं है जो बातें आपने की हैं वाडा साहब, कोई सबूत तो नहीं सामने है। जो बातें मैंने तकरीर में की हैं उन सबके सिवाय मैंने वहां भी दिखाए हैं। आप कहेंगे तो कल परसों ट्विटर पे भी आ जाएंगे वो सारी चीजें। मैं तो अभी इनिशियल बात कर रहा हूं, अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नान का ऊपर का पहले बाइट की बात कर ले, फिर नान की बात करेंगे। अभी तो मैंने बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग एक डॉट बताया इस बाइट का, इस पे कुछ कर लें। अब शवाहिद तो अभी तो पूरा नान बाकी है, अभी तो पूरी ट्रे बाकी है। मैंने आपके प्रोग्राम के 32 मिनट के कंटेंट के अंदर सिर्फ 1 मिनट की चीज बताई है, उस पे तो आप एक्शन ले रहे हो। अच्छा, आपको हमारे नहीं, वैसे बात सुनिए, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, आपको हमारे प्रोग्राम के कंटेंट के टाइम का भी एग्जैक्ट पता है कि 32 मिनट का है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड है सर, रियली। साहब आप ये तो समझेगा कि आपका भाई होमवर्क अच्छा करता है। मैं मान गया भाई, इस बात के बाद मैं मान गया कि होमवर्क आपका पूरा है। आपको अगर ये पता है कि हमारे प्रोग्राम का कंटेंट 32 मिनट का है तो फिर तो मैं मानने पे मजबूर हूँ आप जो बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हमने माजी में देखा है कि इस तरह की, अगर सुप्रीम कोर्ट पे पहले भी बातें हुई हैं जजेस पे, उसमें ये दनियाल ये अजीज़ साहब थे, फिर निहाल हाशमी साहब थे, फिर तलाल चौधरी साहब थे, तो माजी में उन्होंने भी बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए थे, तो उनको भी हमने देखा डिस्क्वालीफाई भी हुए। निहाल हाशमी साहब तो वो जेल में भी चले गए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो आपको कोई ये खतरा भी नहीं फील होता कि शायद उसी तरह का खुदा ना खास्ता कोई आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी उसको बचाने के लिए प्रेस्टीज को? रऊफ साहब यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, पार्लियामेंट खड़ी है, इलेक्टेड पार्लियामेंट, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, अपर हाउस खड़ा हुआ है, उनकी तजलील हुई है, उनकी तौहीन हुई है, उनको प्रॉक्सी कहा गया है मेरे समेत, ठीक है, इल्जामात की बुछाड़ है। फैसल साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यही पार्लियामेंट थी, इसी ने करारदादें पास की थी। फमीदा मिर्जा साहब अगर स्पीकर थी, बहुत बड़ी करारदाद पेश हुई थी कि यूसुफ गिलानी साहब को ये सुप्रीम कोर्ट बुला भी नहीं सकती और उनको हटा भी नहीं सकती। उन्होंने उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। पार्लियामेंट तो वजीर आजम को नहीं बचा सकी थी। सर रऊफ साहब देखिए, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, इंसान का तो डर मेरे अंदर है ही नहीं ना कहीं। साहब मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ, गोली मार दे सर, मुझे फांसी में चढ़ाते हैं, ठीक है, अब मैं ऐसा पैदा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इंसान से नहीं डरता, मैं अल्लाह की जात से डरता हूँ। आप सर एक मिनट हमारे साथ ब्रेक पे, आपको फैसल भाई हम थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है, आपकी अभी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू अभी रहती है, कोई 2-4 हमारे अभी सवाल है, अगर हम आपको ब्रेक के बाद दोबारा सर ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, ब्रेक पे जाने के वापस साहब आप हमारे साथ रहिए और आप भी देखते रहिए, क्योंकि जो मामलात, अहम मामला डिस्कस होने हैं वो रह गए। खास तौर पे इसमें हम बात करेंगे मलिक रियाज साहब का बयान, वो बहुत स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वाडा साहब, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मलिक रियाज साहब ने बड़ी एक खामोशी तोड़ी है। दुबई से उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपना कंधा नहीं इस्तेमाल होने दूंगा और ना मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना कोई प्रेशर लूंगा। ये लोग खुल के आ गए इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। अब ये बताएं कि अगर मलिक रियाज नहीं इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे या मान रहे, तो फिर बानी PTI भी नहीं मान रहे, फिर इसमें इतनी हैरानगी की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए जी, कफन तैयार हो गया, बगैर कंधे के ही दफनाए जाएगी, फिक्र न करें आप। क्या होगा? कफन के साथ जनाजे के कंधे की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। कफन के साथ जनाजा वैसे ही दबा दिया जाएगा कब्रिस्तान में, फिक्र न करें। मलिक साहब ने तो पहले कह दिया कि ओवर में डेड बॉडी सर, वो तो पहले तैयार बैठे हैं। व्हाट कम में मैं सियासी जनाजे की बात कर रहा हूँ। मलिक साहब का कंधा हो या अब्दुल कयूम का कंधा हो या अब्दुल गफूर का कंधा हो, किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। ये अपने ही कंधे सहारे सभी अंदर चले जाएंगे, फिक्र ना करें। वो कहते हैं ना कि वो पकड़ते जाएंगे हम छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे हम छोड़ते जाएंगे, आखिर में करतूत की बदौलत सभी अंदर चले जाएंगे।
ये क्या क्या खूबसूरत आपने तो शेर बना दिया सर। मैं पहले समझूं शायद कोई आप कमेंट कर रहे हैं, वो तो बाद में आखिर में पता चला ये तो शेर था बकायदा जो आपने पढ़ दिया सर। अगर ज़बानी नहीं था, अगर याद है तो फिर सुना दें सर, क्योंकि इतनी जल्दी में कोई वो नहीं हुआ सर। सर वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, आखिर में करतूतों की बदौलत सभी अंदर चले जाएंगे। वाह वाह, क्या सर ये खूबसूरत वो बात है सर, शेर। अच्छा सर, जो बात रबिया ने की थी सर मलिक साहब वाली, कि अगर मलिक साहब जैसा बंदा जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं, एक दफ़ा तो बल्कि जनरल ज़हीर इस्लाम साहब के कहने पे नवाज शरीफ साहब से वो धरने के दिनों में इमरान खान साहब के वो तो इस्तीफा लेने तक चले गए थे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी। अगर वो खड़े हो गए, उन्होंने नो कर दिया, इमरान खान साहब तो वो तो नेक्स्ट लेवल है सर। मतलब खान साहब को झुकाना तो बात की बात है, यहाँ तो मलिक रियाज साहब उनकी बात पे वो ओबे नहीं कर रहे, वो खड़े हो गए गवर्नमेंट डेड पार्टी सर। वो तो कोई रऊफ साहब, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कोई भी खड़ा हुआ नहीं है, बैठा हुआ भी नहीं, सब लेटे हुए हैं। समझ लें आप मेरी बात। मैं बहुत जो अफलातून बन रहे हैं उनके पीछे भी फाइलों की भरमार है, ठीक है। कोई असूली कायदे आजम स्टाइल आदमी कोई खड़ा हो तो बात मानी जाए, ठीक है। बाकी छोड़ दें, जनरल में बात कर रहा हूँ, जितने खड़े हुए हैं वो खड़े हुए नहीं है, बैठे हुए नहीं, लेटे हुए हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं, आप हमारे कई दफ़ा प्रोग्रामों में ये बात कह चुके हैं, जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे आपने बड़ा उस पर भी डट कर बात की थी बड़ी, और सारे मामलात पे आपने खुलकर बात की थी। तो माजी में हमने देखे सर, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या नैब है, ये जितनी मेहनत से केसेस बनाते हैं, इसी मेहनत से इन्होंने नवाज शरीफ साहब पे केसेस बनाए, मरियम साहबा पे बनाए, और बस जरदारी साहब हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसी नैब ने जाके जब वो डील हो गई, मामला ठीक हो गया, उसी नैब ने जाके केसेस भी खत्म करवा दिए नवाज शरीफ साहब से, सबसे होकर इलेक्शन भी लड़ लिया उन्होंने, और जरदारी साहब सदर भी बन गए। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है सर, कि वही नैब उन पे केसेस बना रहे हैं। कल को जब ये वक्त बदलेगा तो यही जाके केसेस भी अपने खत्म करवा रहे होंगे और खान साहब वापस आ रहे होंगे। रऊफ साहब, आपकी ये जो शिकायत है, ये जो आपका गम गुस्सा है, इसी बेसिस की वजह से हमारे जैसे नई फाइलें बनाना शुरू कर दी ना। वो फाइलें जो हैं वो जिंदगी भर चलेंगी, कब्र तक पीछा करेंगी, परेशान ना हो आप। नहीं, वो कहते हैं फाइलें इसलिए बनाई जाती हैं कि इनको मर्जी के मुताबिक इनको नचाया जाए, और अगर मर्जी के मुताबिक रिजल्ट लिए जाए सर सियासतदानों से। रऊफ साहब, नहीं, फाइल और वीडियो उसकी बनती है जो उन हरकत में जबरदस्त तरीके से शामिल होता है। ये याद रखिएगा, फाइल और वीडियो उनकी बनती है जो जबरदस्त तरीके से उसमें ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हो। फाइल आपकी फाइल है कोई? मैं आपको बता रहा हूं कोई फाइल नहीं सर। ये आप किन की बात कर रहे हैं? वीडियोस की? कोई सियासतदानों की बात कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी की? सियासतदानों का बचा क्या है सर? सियासतदानों की वीडियोज आ चुकी हैं, सियासतदानों की ऑडियोज आ चुकी हैं, सियासतदानों की बच्चे आ चुके हैं, सियासतदानों की शादियां आ चुकी है, सियासतदानों के कपड़े नहीं पूरे, सियासतदानों को तो सब कुछ ले लिया है। अब सियासतदानों ने सब कुछ दे दिया है, अब कुछ तगड़े सियासतदान खड़े हो गए बाकियों की बनियान तक पहुंचने की। कोई थोड़ी सी सर आपने मजीद ये कौम को हिजान में डाल दिया होगा, कौम कंफ्यूज हो जाएगी कि ये मतलब सियासतदानों के सब की वीडियोस ऑडियोज आ चुकी हैं, फेयर इनफ। अब कौन से बच गए हैं सर जिनकी आनी बाकी हैं? तो सर अब आप सियासतदानों को आप लोगों ने बनाया हुआ है वो टॉफी, जब चाहे लट्टू की तरह फेंक दें नीचे, जब चाहे मुंह में खा लें, फेंक दें, आधी रखें मुंह में, आधी ना रखें, कभी चबा जाए। अब सर बस होगी सियासतदानों की। अब सियासतदानों को मैंने समझाया है कि जैसे पेटीबद्ध भाई होते हैं ना, वैसे सियासतदान भी अब पेटीबद्ध भाई बन गए हैं, ठीक है सर। ये सेहरा भी आपके भाई को जाता है। अभी मैंने कहा ना सर, अब हमारे साथ जो होना था हो गया है, और मजीद किसी को कुछ करना है, बिला वजह करना है, बिला वास्ता करना है तो भी करने, लेकिन अब बराबरी होगी सर। लेकिन लड़ाई तो सारी है ही फैसलवाड़ा साहब, सियासतदानों की लड़ाई, उसी लड़ाई की वजह से तो बाकी सारी लड़ाई हैं। सियासतदानों की कमजोरियों की वजह से ये नौबत पहुंची आज पाकिस्तान की। अगर सियासतदान तगड़े होते, सियासतदान अपनी हरकतें और करप्शन और अपनी बेवकूफाना हरकतें और वेनम और दुश्मनी कम कर देते, 50% भी कर देते, तो आज पाकिस्तान इस दौराहे पे नहीं खड़ा होता। लेकिन वाडा साहब, ये भी तो कहा जाता है ना कि मतलब माजी के एस्टेब्लिशमेंट हूँ या दीगर,
कि वो अपनी मर्जी के सियासतदानों को लाती रही हैं, कमज़ोर थे, कंप्रोमाइज्ड थे, उन्हीं के ज़रिए रिजल्ट लेते रहे। असल जेन्युइन डेमोक्रेट हूँ या पॉलिटिशियन हूँ, उनको तो आने नहीं दिएगा, डिस्क्वालीफाई कर दे। 60s में हुआ, फिर नैब ने किए मार धार, फिर 85 के इलेक्शन में गैर जमाती हो गए। वो तो सियासतदान रहे नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। ये नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, इमरान खान साहब को भी वही लाए थे, ये जरदारी साहब ने कंपनी, ये भी सारे जी NRO जो मुशर्रफ के साथ डीले मिले करके आए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है और वही गिराती है, अपनी मर्जी के लोगों को आगे पीछे करती रहते। फिर सियासतदान तो ना हुआ सर, ये तो सारे पावर ग्रैबर थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, जिसको मौका मिला वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जी कि 2-3 साल के लिए खेल खेलते हैं तो दोनों रल मिल के खेलते रहे सर। इसमें सियासतदान तो है नहीं जो प्योर थे, जो अगेन जब रऊफ साहब मैं कहता हूँ एक्सपायर्ड लीडरशिप को हटा दें, नए लोगों को आने दें, तो फिर सब इतराज करते हैं कि तुम जमहूरियत डीरेल करो। अगर जमहूरियत का नाम ही ये एक्सपायर्ड लीडर्स, एक्सपायर्ड पार्टियां हैं तो मुबारक हो। मैं तो नहीं कह रहा कि दूध के दुले में या इन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं, लेकिन ये माफिया जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, उससे सियासतदानों का माफिया तो नहीं है ना। माफिया में तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं और आपको आइंदा आने वाले दिनों में वो सारे माफिया एक्सपोज होते हुए नजर भी आएंगे। आपको प्रिंसिपल और एथिकल और ईमानदार का झंडा गाड़ने वाले भी सामने नजर आएंगे। अभी तो देखे तो आप आगे क्या क्या होना है। पाकिस्तान की सिंध बदलने जा रही है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है, उसमें कुर्बानियां भी होती हैं, खून भी बहता है, उसमें बहुत कुछ है, मॉरल, फाइनेंशियल, सब नुकसान तकलीफों से आदमी गुजरता है। क्या हो गया आपको? पाकिस्तान अच्छी तरफ जा रहा है, पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव टाइम से गुजर रहा है, अभी बहुत कुछ अच्छा होगा। फिक्र ना सर ये बताएं कि आपको लगता है इस मुल्क के अवाम का मसला एक क्लीन लीडरशिप है, एक मॉरली तौर पर क्लीन हो, फाइनेंशियली क्लीन हो? माजी में हमने देखा है एक की फाइलें भी आई, केसेस भी आए, बैंक ट्रांजैक्शन भी हुई, पकड़े भी गए, उसके बाद वो वापस आ गए। तमाम लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं तो सजा याफ्ता हैं, ये फिर वापस आए हैं, वो कहते लोग हमें वोट देते हैं। तो लोगों को तो मसला करप्शन, वीडियो, ऑडियो, ये मोरालिटी के इश्यूज वो तो है ही नहीं सर इस अवाम के। इनको लुटेरा मर्जी का चाहिए सर। पाकिस्तान का एक ही मसला है, एक ही मसला है, एक ही जड़ है, 6 को 9, 9 को 6। अदालती निजाम ठीक नहीं होगा, 140 में से पहले 5 में नहीं आएंगे। पाकिस्तान में आप बाइडन को ले आए, इमरान खान को ले आए, ट्रंप को ले आए, तो इन्वेस्टमेंट ले आए, सोना उगलवा दें, दूध निकलवा दें, पहाड़ों पे नौकरियां दे दें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक 6 से 9 और 9 से 6 नहीं होना बंद होगा। अदालती निजाम जब तक ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। ये पाकिस्तानी कौम अब समझ बैठी। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये क्या हुआ है सर? वो तो अचानक उनको उठा के साइड पे कर दिया गया और पता चला शायद मौलाना साहब को राजी कर लिया गया है कि वो जनाब वो इमरान खान साहब के साथ वो अलायंस नहीं करेंगे। अंदर की खबरें ये आ रही हैं, आपकी क्या खबर है सर? मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था मौलाना साहब दोस्त आदमी है, कोई मसला नहीं है, नहीं बनेंगे। मौलाना साहब की जेब पिछले खीसे के अंदर पीटीआई जैसी 500 पार्टियां होती हैं भाई, वो दाई है खेल के। आपको कहा था, आप उसको भी नहीं समझे थे। नहीं होगा, वो नहीं आएंगे, ना इनका मिलेंगे। ये आग लगाने के लिए किसी को भी मिला लेते हैं, किसी का भी पैर पकड़ लेते, किसी को गले पकड़ लेते। पीटीआई का तो दस्तूर है ये, जब चाहे गले पकड़ लेते, जब चाहे ये पैर पकड़ लेते। पहले फौज बुरी थी, अब फौज अच्छी है। पहले फौज से बात नहीं करनी है, फौज से बात करनी है। बाजवा साहब बुरे थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी, फिर बाजवा साहब बुरे थे, फिर उनको एक और एक्सटेंशन ले लो। भाई एक जगह खड़े हो ना, या हाथ या गला पकड़ो या पैर पकड़ो, एक जगह खड़े होना सीखो। नहीं, आपने तो कहा था कि खान साहब इतने बेवकूफ नहीं है, आपने स्टार्ट में कहा था। तो ये जो बातें आप बता रहे हैं, वो तो जेल में बैठे, समझदार आदमी तो इतनी आसानी से जेल में इतना लंबा नहीं बैठता सर। वो तो फिर सर जब आदमी आई मी एंड माई सेल्फ पे चला जाए, जब आदमी अपने आप को अकले कुल समझे जाए, वो कोई भी हो, फिर अंजाम यही होता है। और आगे भी बहुत लोगों के अंजाम ऐसे ही हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने बहुत एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की हमारे साथ, अहम मौज़ूआत से बात की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लोजिंग कमेंट्स लेके क्लास साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, वाडा साहब की बातें आपने सुनी, हमेशा ही रिवीलिंग बातचीत करते हैं और बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू करते हैं। अब आज की बातों से उनकी क्या लग रहा था, खासतौर पर जो उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? मेरा तो वही ख्याल है कि लड़ाई जो है ना अब नेक्स्ट लेवल तक चली गई। हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल तक कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाते हैं, क्योंकि खान साहब ने सारे अपने दाव पेच आजमा लिए हैं, मेरा ख्याल है। आखिरी जो उन्होंने वार किया 71 वाला, महमूद रहमान कमीशन वाला, दैट्स अ वेरी डेडली एंड डेंजरस। तो मैंने लीथल कहा था, उन्होंने डेंजरस का लफ्ज कहा है, आपने नोट किया होगा फैसल वाडा साहब ने। तो खान साहब अपने पत्ते जो है ना, जो उनके पास कार्ड्स हैं, वो बड़ी तेजी से वो एग्जॉस्ट करते जाते हैं। मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी बात चीजें
होल्ड भी कर ली जाती होती फ्यूचर के लिए, लेकिन खान साहब के स्पीड ब्रेकर पे रुकने पे बिलीव नहीं रखते। वो जिस स्पीड से जा रहे होते हैं वो उसी स्पीड से जाते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कुछ उन्हें अपने कार्ड्स अभी बचा के रखने चाहिए था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन को यहीं खत्म करना पड़ेगा। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।